अगर मैं बात करता हूँ, मैंने आप लोगों को पावर के बारे में बता दिया था, S इज इक्वल्स टू पी प्लस जे क्यू, है ना। या अपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये सब डिस्कशन हम लोगों का हो चुका था। पावर फैक्टर भी आप लोगों को बता दिया था। नाउ नाउ देखो, अगर मैं दो तीन टाइप के लोड की बात करूं, सबसे पहले मान लीजिए आपका रेजिस्टिव लोड मैंने ले लिया। अगर मैंने रेजिस्टिव लोड ले लिया लाइक दिस, ये वाला लोड ले लिया, तो आप लोग जानते हो इसका अगर फेजर बनाओगे तो वोल्टेज के ही फेज में करंट भी आएगा, इसी की वजह से फाई हो जाएगा जीरो। तो पावर फैक्टर यानी अगर आप एक्टिव पावर की बात करो जिसका फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई, तो यहाँ से आप लोगों को मिलेगा कॉस जीरो यानी पी इक्वल टू वी आई मिलेगा। जबकि रिएक्टिव पावर मुझे मिला करता है यहाँ से Q इक्वल टू वी आई साइन फाइव, और साइन जीरो रखने से ये आएगा। मतलब ये चीज तय हुई, अगर लोड रेजिस्टिव है तो एक्टिव पावर तो उसमें जीरो है नहीं, बट रिएक्टिव पावर उसका जीरो है। ठीक है, चलिए सेकंड चीज देखो, अगर आप लोगों का लोड है इंडक्टिव। अब देखो इंडक्टिव लोड है तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि अगर ये मान लीजिए वोल्टेज है तो ये करंट होगा, क्योंकि करंट करता है लैग, इसीलिए 90 डिग्री फेस एंगल भी होता है। तो यहाँ से जो फाई आएगा वो 90 डिग्री आता है। तो पावर फैक्टर भी आप लोग देखते होंगे, बता चुका हूँ मैं नेटवर्क थ्योरी में। तो पावर फैक्टर कॉस फाई तो हो जाएगा बेसिकली कितना, कॉस 90 कितना, जीरो। तो इसीलिए जीरो पावर फैक्टर लैगिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जीरो पावर फैक्टर दो केस में होता है, एक तो इंडक्टिव लोड में और एक कैपेसिटिव लोड। तो इसीलिए जीरो पावर फैक्टर का कोई मीनिंग नहीं है। ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पावर फैक्टर ऑफ अ प्योर इंडक्टर इज, ऑप्शन कैसे थे, जीरो पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, थर्ड ऑप्शन था जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, क्योंकि जीरो पावर फैक्टर का कोई मीनिंग नहीं है। चलिए, अगर आप यहां से एक्टिव पावर देखते हो तो P इक्वल टू वी आई कॉस फाई और कॉस 90 होगा जीरो, जबकि Q का वैल्यू आएगा सिंपल V इंटू आई। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि रिएक्टिव पावर जीरो नहीं है, जबकि एक्टिव पावर जीरो है। ठीक है, सेम कैपेसिटर में भी आता है। यानी इंडक्टर और कैपेसिटर ऐसे लोड है जिनका एक्टिव पावर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिएक्टिव पावर से उनका लेना देना है। और देखो दूसरी तरीके से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इसको ध्यान रखना भाई फॉर्मूले को, फॉर सिंगल फेज सिस्टम अगर मैं आप लोगों से बात कर लूँ, फॉर अ सिंगल फेज सिस्टम, अगर मान लीजिए रिएक्टिव पावर को देखना है तो मैंने वी आई आया था तो वी फेस इंटू आई फेस लिख दिया। क्यों सर, साइन कहाँ गया, साइन 91 होता है ना, तो वो इसलिए। अब देखो वी फेस, सपोज करो हम लोग इंडक्टर लेके चल रहे हैं, तो बेसिकली हम वी फेस तो ठीक है सर, आई फेस को क्या लिख सकते हैं, वी फेस अपॉन इम्पीडेंस क्या होता है सर इंडक्टर का, एक्सएल, है ना। तो वी फेस स्क्वायर अपॉन एक्सएल, वी फेस स्क्वायर अपॉन एक्सएल, यानी ये हम लोगों की इंडक्टिव जो रिएक्टिव पावर है इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड। ठीक है, इन केस ऑफ इसको क्यू एल लिख लो, इसको क्यू एल लिख लो, इंडक्टिव लोड के केस में क्यू एल जो होगा, वी फेस आपको निकालना है और एक्सएल से कर देना है डिवाइड। तो हर एक फेस में, मान लीजिए थ्री फेस सिस्टम है, तो हर एक फेस में कितनी इंडक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है इंडक्टर, ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, सपोज करिए क्वेश्चन ऐसा देगा, ये पूछेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन देगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को बताना है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी ही कर लो रादर देन ओमेगा, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं तो ये बताओ जो इंडक्टिव पावर है, जो रिएक्टिव पावर है इन केस ऑफ इंडक्टर, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, फटाफट से बताओ, सारे के सारे बताओ, है ना। तो ये चीजें हैं, यहाँ से बदल बदल के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। वेरी गुड, यस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि तो ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा। ठीक है, चलिए, लेकिन अब देखो इसके इस पर भी कुछ लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अब कई कई बार आप लोगों ने देखा होगा मैं आई स्क्वायर इंटू एक्सएल भी लिखाता हूँ, आई स्क्वायर इंटू एक्सएल भी लिखाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगी। तो यहाँ अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए क्योंकि ये बेसिकली यूज है थ्री फेज सिस्टम का, जहां पर करंट सेम नहीं होगी, सपोज डेल्टा की बात है, लेकिन वोल्टेज सेम होगा। तो ये तब की बात है, इन चीजों को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। हालांकि मैं कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी इस पर मिल जाएगी, बट बाद में। ठीक है, चलिए, तो अब देखो सपोज करो यार, सपोज करो अपने पास अब थर्ड लोड कैपेसिटर है, थर्ड लोड कैपेसिटर है।
तो भाई अगर थर्ड लोड कैपेसिटर है, आप लोग फेजर जानते हो, उसका बार बार फेजर बनाने की क्या जरूरत है। आई आपका वी आई ये है, लीड करेगा, और वोल्टेज ये है। अगेन फाई 90 डिग्री होगा। फाई क्या होता है सर? वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, जो कि अगेन फिर से 90 डिग्री होगा। तो पावर फैक्टर तो सर cos 90 जीरो आएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? जीरो पावर फैक्टर? नहीं, गलत हो जाएगा। जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, ध्यान रखिएगा इसको, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग इसको हम लोग लिखेंगे। चलिए और देखो, और चलिए उसके बाद देखो अगर मैं बात करूं बेसिकली, और चलिए देखो यार यहाँ पे फिर से वही सीन है। एक्टिव पावर आप लोग निकालोगे तो एक्टिव पावर आएगा जीरो, रिएक्टिव पावर अगेन आपका वी आई आएगा, रिएक्टिव पावर अगेन वी आई आएगा। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, यानी एक्टिव पावर तो हो गया जीरो, जबकि रिएक्टिव पावर नॉन जीरो हुआ। तो ये तो नॉन जीरो हो गया, ये तो नॉन जीरो। तो Q इक्वल टू, अगर मैं फिर से सिंगल फेज सिस्टम को कंसिडर कर लूं, सिंगल फेज सिस्टम, सिंगल फेज सिस्टम, तो यार देखो Q इक्वल टू अगेन वही होगा, V फेज आई फेज, V फेज आई फेज। तो आई फेज को अब की बार क्या लिखोगे सर? V फेज अपॉन XC। इसकी नीड होगी आगे, इसको हल्के में मत लेना, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, दिखाऊंगा। तो Q इक्वल टू वी फेस स्क्वायर अपॉन XC लिख सकते हो आप लोग, XC लिख सकते हो, या 1 अपॉन XC 2 पाई FC होता है। तो V फेस स्क्वायर इंटू 2 पाई FC, यानी ये आप लोगों का रिएक्टिव पावर है इन केस ऑफ कैपेसिटर। इसको QC लिख लो, ठीक है, हाँ यही है, इसको लिख लो QC। तो ये आपका रिएक्टिव पावर हुआ, इसको V फेस कर लेना, कभी नहीं समझ में आ रहा हो V फेस। तो बेसिकली अब अगर अपन लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो रिएक्टिव पावर का जो रिक्वायरमेंट है, यानी जो जो बेसिकली सप्लाई कर रहा है, मेरे पास किया था, ओके, तो QC भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर इन केस आपको जरूरत है कि मुझे रिएक्टिव पावर बढ़ाना है, तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, ठीक है। चलिए तो देखो फायदा क्या होता है, सुनो मेरी बात। आजकल जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, हाँ बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो आप स्टैटिक वॉर कंपनसेटर्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वेरिएबल रिएक्टिव पावर को सप्लाई करते हैं। तो वो वेरिएबल रिएक्टिव पावर का जो सप्लाई है ना, वो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी पर ही बेस्ड होता है। तो आप कभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे या स्टैटिक वॉर कंपनसेटर वगैरह पढ़ोगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो क्या है, और हम लोग कैसे इसको अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपको वो जानने को मिलेगा। चलिए नाउ लिसन सी, देखो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इससे दो चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी, क्या? देखो इधर आपने देखा रिएक्टिव पावर वी आई के इक्वल आया कैपेसिटर में भी, रिएक्टिव पावर वी आई के इक्वल आया इंडक्टर में भी। पावर फैक्टर को तो सर आपने कर दिया कि लीडिंग है तो कैपेसिटर, लैगिंग है तो इंडक्टर। अब ये प्लस वी आई को सर हम कैसे पहचानेंगे? ये तो हमारे लिए समस्या हो गई सर। दोनों में पॉजिटिव आएगा क्या? नहीं आएगा दोनों में पॉजिटिव। अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी एग्जाम छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। सुनो, देखो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिकली तीनों लोड के बारे में, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं बेसिकली लिख रहा हूँ आप लोगों का एक्टिव पावर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिएक्टिव पावर। तो भाई आप लोगों ने अभी जाना, ठीक है, कि अगर रेजिस्टिव लोड है तो रेजिस्टिव लोड में तो एक्टिव पावर वी आई के इक्वल होती है, रिएक्टिव पावर तो जीरो होती है ना। यस। नाउ अब देखो इंडक्टर और कैपेसिटर को अगर आप फिल करना चाहते हो तो इंडक्टर और कैपेसिटर में एक्टिव पावर जीरो होती है, बट रिएक्टिव पावर दोनों में ही क्या है सर? प्लस वी आई है। क्या है सर? प्लस वी आई। अब कैसे डिफरेंशिएट करें, ये इस चीज को जान ध्यान रखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में यही आप लोगों की हेल्प करेगी। सुनो, तो हम लोग जानते हैं इंडक्टर जो है, इंडक्टर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। अपने तरीके से जहां भी नोट करना चाहो लिख लो। तो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है इंडक्टर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एब्जॉर्ब करेगा कोई भी एलिमेंट तो उस पर मैं लगाऊंगा प्लस, और जब भी कोई एलिमेंट डिलीवर करेगा तो उस पर लगाऊंगा नेगेटिव। यानी कैपेसिटर हमारा रिएक्टिव पावर को क्या करेगा सर? डिलीवर करेगा। बस यही गेम है आपका इंडक्टर और कैपेसिटर का। इंडक्टर रिएक्टिव पावर को, ये लेक्चर के अच्छा,
तो बेसिकली आप लोग अगर बात करो तो इंडक्टर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं रिएक्टिव पावर क्या है। और कैपेसिटर रिएक्टिव पावर को सप्लाई करता है। रिएक्टिव पावर को क्या करता है सर? सप्लाई करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर आप लोग बात करते हो, यानी इंडक्टर कैपेसिटर का रोल कुछ ऐसा है, जहां इंडक्टर ज्यादा हो गया हो वहां आप कैपेसिटर लगा दो उसे कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, वहां कैपेसिटर लगा दो उसे कंपनसेट करने के लिए। तो आप ऐसे भी ध्यान रखोगे, जैसे हम लोगों ने लिखा था ना, S इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो, वेयर Q इज पॉजिटिव, Q इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग वोर। लैगिंग वोर किसको बोल रहे हैं सर? लैगिंग वोर बोल रहे हैं, मतलब इंडक्टर है अपने पास। लैगिंग वोर किसको बोल रहे हैं? इंडक्टर है। और Q का वैल्यू अगर निगेटिव हुआ तो लीडिंग वोर हो जाएगा। बस आपको इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट इससे और भी ज्यादा है। ठीक है, ये होगा लीडिंग वोर। तो बेसिकली लीडिंग वोर कब होगा? जब यहाँ पे Q निगेटिव। अब आप सोचोगे सर पॉजिटिव और निगेटिव आएगा कैसे? पॉजिटिव और निगेटिव आएगा कैसे? जब आप कैलकुलेट करोगे वी आई कॉन्जुगेट से, और ये आप लोग पढ़ चुके होंगे नेटवर्क। वी आई कॉन्जुगेट से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कैसा लोड है, क्या है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए पूरा हेल्प होगा इससे। जो मैं नोट्स बता रहा हूँ बिल्कुल पूरा का पूरा हेल्प होगा। ठीक है, कोई सा भी अगर आप एग्जाम उठा लो। चलिए ठीक है, तो नाउ ध्यान से सुनते। तो भाई बेसिकली आप ऐसे कैलकुलेट करोगे और यहाँ से आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब सुनो मेरी बात। अब सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पावर फैक्टर हम इतनी देर से सुने जा रहे हैं कि सर पावर फैक्टर ये अगर लो हो जाए तो क्या सर इससे कुछ फर्क पड़ता है? आप लोग फिलहाल तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे रिलेशंस में आगे यूज करने वाला हूँ नाउ। अब देखो, जो पावर फैक्टर है उसका लो होने का सर कुछ प्रॉब्लम है क्या? जो आप इतना चैप्टर वैप्टर पढ़ा दिए यहाँ पे, तो क्या प्रॉब्लम है लो पावर फैक्टर? बहुत सारे प्रॉब्लम है भाई लो पावर फैक्टर। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे ध्यान से सुनो। मैं दो केस लेकर के चल रहा हूँ, एक केस वन और एक केस नंबर टू। बस सुनते रहना। अभी मैं क्या लेकर के चल रहा हूँ इन केसेस में, कुछ ऐसा है, एक जनरेटर है, एक मोटर है। ठीक है, और बीच में है एक ट्रांसमिशन लाइन, और यहाँ पे एक ये जनरेटर है और यहाँ पे एक ये मोटर है। जनरेटर बेसिकली मोटर को सप्लाई दे रहा है, बात खत्म है, सिंपल। दोनों जगह एक ही केस लिया मैंने, ये जनरेटर है और ये सेम ट्रांसमिशन लाइन ली, सेम जनरेटर लिया, सेम मोटर लिया। मान लिया रेजिस्टेंस इस ट्रांसमिशन लाइन का 1 पर यूनिट है, इसका भी 1 ही पर यूनिट होगा। अभी पर यूनिट को लेके कंफ्यूज मत होना, बस पर यूनिट ये समझ लो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीज है। अगर मान लीजिए मैंने माना कि ये मोटर लगा हुआ है जनरेटर के बाद, तो ये मोटर ऐसा तो है नहीं किसी टर्मिनल पर सप्लाई ले रहा होगा। अब आप सोचोगे सर इसका मतलब समझो, इसका मतलब टर्मिनल से सप्लाई लेने का ऐसा है, सपोज करो आपका फैन है, तो वो तो आप जो कनेक्ट करते हो 230 वाले में करते हो, बिल्कुल करते हैं सर। सपोज करो आपका एसी है, वो 400 वोल्ट पे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ऐसे ही हर एक मोटर का अपना अलग टर्मिनल वोल्टेज होता है। ठीक है, कोई 1 किलोवाट की मोटर हो सकता है 400 पे चले, कोई हो सकता है 10 किलोवाट की मोटर 660 पे चले। ठीक है, तो ऐसे मान लिया मैंने दोनों का ही टर्मिनल वोल्टेज 1 पर यूनिट है, मतलब दोनों एक ही पॉइंट से सप्लाई ले रहे हैं। ठीक है, नाउ लिसन। अब अगर मैं बात करूं, ये भी मैंने मान लिया कि दोनों का पावर 1 पर यूनिट है, मतलब सपोज करिए 1 किलोवाट की दोनों मोटर्स हैं। अभी मैं यूनिट इसलिए ले रहा हूँ कंफ्यूज। अब सर आपने सब कुछ तो सेम लिया, डिफरेंस क्या लोगे? डिफरेंस मैं लूंगा पावर फैक्टर में। मान लीजिए इस केस में cos 5 1 मान रहा हूं मैं, इसका पावर फैक्टर 0.8 है। दूसरे केस में पावर फैक्टर मान लीजिए 0.5 है। मैंने अगर दोनों में कुछ फर्क किया है तो सिर्फ एक फर्क किया है, ये तो हाई पावर फैक्टर मान लिया इसको, और इसको लो पावर फैक्टर। क्या सर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब हो सकता है आपको मार्केट में लो पावर फैक्टर की मोटर ना मिले, बट आप खुद से बना सकते हो, लेकिन उसका नुकसान आप यहाँ पे देखना कितना होने वाला है लो पावर फैक्टर। सिर्फ ये फर्क है बस। नाउ लिसन, सबसे पहला मैं यहाँ पे निकालता हूँ P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। सभी जानते हो ना फॉर्मूला, P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। तो मैं फर्स्ट केस में करंट निकाल रहा हूँ जिसको मैं I1 बोल रहा हूँ, वो P अपॉन वी कॉस फाइव के इक्वल है।
हर चीज मैंने 1 1 ली है, जबकि इसको 0.8 लिया है, तो यहाँ पर ये 1.25 आएगी पर यूनिट। सेकेंड केस में यहाँ पे निकालना चाहता हूँ लॉसेस, यानी PL1 मतलब पावर लॉसेस। पावर लॉसेस इसमें निकलेंगे तो आई, क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही होगी अब वो I1 हो रही होगी, तो I1 स्क्वायर इंटू आर, मतलब बेसिकली आर तो 1 ही है, तो इसका स्क्वायर करो, 1.25 का स्क्वायर कर दो, तो आपको मिलेगा 1.5625। थर्ड अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से Q इक्वल टू रिएक्टिव पावर में निकाल रहा हूँ, Q इक्वल टू P tan phi, तो भाई P तो 1 ही है, P बेसिकली आप लोगों का 1 है, तो tan phi मतलब cos इनवर्स ऑफ 0.8 करके यहाँ से आप निकालोगे, तो आई थिंक ये जो आप लोगों का आने वाला 0.75 के आसपास आएगा। फोर्थ आप लोग निकालोगे अपरेंट पावर जो V इंटू आई के इक्वल होगा, V तो हमने 1 लिया हुआ है, I1 कितना आया था 1.25, तो ये आपका 1.25। सवाल इतना ही है बस। नाउ अब मैं चाहता हूं यही सारी किस, क्योंकि देखो सुनो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, मैं चाहूं तो मैं थ्योरी बता सकता हूं और आपको दिखाऊं, तो मेरे पास थ्योरी में नोट्स हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन आपको वो रटना पड़ जाएगा अगर मैं ये सब चीजें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज सेट हो गई, वो पॉइंट आपको याद होना हो फर्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन सारे के सारे करोगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो। ना दूसरा केस लो, दूसरा केस ले रहा हूं मैं I2 इक्वल टू P अपॉन V cos फाइव, तो 1 अपॉन 0.5 कर दोगे, तो मतलब ये 2 आएगा, ठीक है। दूसरा वैल्यू निकालता हूँ लॉसेस का, यानी PL2, बेसिकली इसका स्क्वायर कर दोगे इंटू 1, यानी 4 आएगा। थर्ड में ले रहा हूँ रिएक्टिव पावर P tan phi, यानी tan phi आप 0.5 का निकालोगे, मैथमेटिक्स है, tan थीटा पहले यहाँ से निकालोगे, ये फाई यहाँ से निकालो, फाई 1 cos इनवर्स 0.8 36.86 आएगा, tan 36.86 का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर देखो फाई कितना है 0.5, तो cos 0.5 मतलब 1/2 60 डिग्री पर होता है, तो tan 60 होगा ये, अब लिख दिया भाई मैंने, और इससे ज्यादा क्या कर, tan 60 रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। फोर्थ यहाँ से निकाल रहा हूँ, देखो ये कैलकुलेशन आप घर पे कर लेना, नहीं समझ में आ रहा है ये बस समझाने के लिए है। ये अगर आप बात करोगे तो Q इक्वल टू V इंटू I2, ठीक है, तो V तो अपन लोगों का 1 है, यानी ये आया 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, भाई 1 सेकंड होल्ड रखना यार, है ना, ठीक है, 1 सेकंड के लिए मुझे लग रहा है। पूछ रहे हो Q इक्वल टू P tan phi कैसे आया, अच्छा Q इक्वल टू tan थीटा, तो वही तो बताया था मैंने, पावर ट्रायंगल से बताया था यार, हाँ बिल्कुल, ये VS नहीं है, ये S है ओनली। हाँ देखो जो भी कंफ्यूजन हो पूछ लो, ये S है, अपरेंट पावर है, अपरेंट पावर है 2 2। अब आप ध्यान से सुनो यार, ध्यान से सुनो, ये वाला वैल्यू I1 से ज्यादा है, ये वाला वैल्यू लॉसेस PL1 से ज्यादा है, ये Q1 से ज्यादा है, और ये वाला वैल्यू S1 से ज्यादा है, मतलब लो पावर फैक्टर से सारी की सारी चीजें आपकी बढ़ी हैं, करंट बढ़ा, लॉसेस बढ़े, रिएक्टिव पावर का डिमांड बढ़ा, और आपकी अपरेंट पावर भी बढ़ गई। तो इतनी सारी चीज बढ़ने का मतलब, अब सपोज करो आपकी अपनी इंडस्ट्री है और आप लो पावर फैक्टर का लोड चला रहे हो, तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है सर, ये ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि ये करंट अल्टीमेटली कहां से आ रहा है, करंट अल्टीमेटली कहां से आ रहा है सर, जनरेटर से, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पावर जनरेशन कंपनी को। तो पावर जनरेशन कंपनी इसीलिए बोलती है कि यहाँ पे नोट करके लिख लेना अगर वो सब समझ में आ गया है तो, कि दैट्स वाई पावर कंपनीज, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, इंसिस्ट इंसिस्ट करती हैं टू ऑपरेट एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 अबव, ठीक है।
इससे ऊपर आप लोग कृपया चलाएं, क्योंकि वरना सर हमें लॉसेस होते हैं, हमारी करंट ज्यादा होती है, हमें मोटे मोटे कंडक्टर यूज करने पड़ेंगे आपके चक्कर में, आपके लो पावर फैक्टर के चक्कर में। तो सर क्या किया जाए, क्या इस पे कुछ पेनल्टी लगा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं करते तो ऐसा कुछ है, इसको दोबारा बताऊंगा टैरिफ में, जब टैरिफ पढ़ाऊंगा इसको समझाऊंगा कैसे पावर कंपनी पेनल्टी अप्लाई करती हैं। तो 0.5 से अगर आप लो रखोगे तो आप पर लगेगी पेनल्टी, और 0.5 से अबव अबव रखोगे तो इसका भी कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो बेसिकली आप लोग बोल सकते हो सब्सिडी मिल जाती है, ठीक है, रिवार्ड के तौर पर सब्सिडी मिल जाती है। तो आप लोग ये चीज अभी याद रखना। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछता है क्या ये मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर है, तो नहीं। मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए नोट कर सकते हो, मोस्ट इकोनॉमिकल अगर पावर फैक्टर की बात करूं, क्योंकि इसका बेसिकली प्रूव है, वो सब अभी मैं दूंगा नहीं आपको, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर अगर आप लोग बोलते हो तो 0.85 है। वैसे कभी कभी एग्जाम में ये भी आएगा, तो बिल्कुल टिक करिएगा, कभी कभी आएगा 0.85 से 0.95 लैगिंग। ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग याद रख लो, हर एग्जाम में पूछे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आपको मिलता है सिर्फ एक वैल्यू तो 0.85 लैगिंग लगाना, लीडिंग कभी मत लगाना। अगर आपको मिलता है रेंज तो इसी रेंज को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिकली ये प्रैक्टिकल आइडिया है, ये प्रैक्टिकल चीज बताई है मैंने, बट ये थ्योरेटिकल है। लेकिन थ्योरेटिकल अचीव करने के लिए बहुत खर्चा आता है। 0.95 तक करने के लिए कई बार इतना खर्चा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में आ जाता है कि आपका जो कॉस्ट है, जो मोटर का कॉस्ट है, उससे भी डबल ट्रिपल चला जाता है। तो कोई नहीं चाहता हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करें, इससे बोल दें कि भैया हम तो तुम्हें बिल की जगह पेनल्टी दे देंगे, पर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा। तो अब यही चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। सुनो, क्यों प्रॉब्लम है, सुनो भी सप्लाई का। क्योंकि देखो ऐसा समझो, आप लोग सपोज आप अपने घर पे लेकर के चलो, आपके घर का लोड बढ़ेगा, आपके घर का लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, तो करंट बढ़ेगी, ये बताओ करंट आपको कौन दे रहा है? पावर कंपनी दे रही है ना भाई, करंट तो आपको पावर कंपनी दे रही है, ठीक है। यानी अगर आपका करंट बढ़ा तो हो सकता है उनको मोटे कंडक्टर यूज करने पड़े, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ध्यान रखना करंट इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पावर कंपनी बोलती है कि भैया आपके लोड फैक्टर के चक्कर में ये जो हमने आपको ट्रांसमिशन वायर दे रखे हैं ना, इनका साइज बढ़ाना पड़ जाएगा, और इनका साइज अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, कौन पैसा देगा? वो तो देंगे नहीं, तो उन पे पेनल्टी लगानी पड़ेगी हमें। ऐसा आप समझ में आ गया साग्निक? और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, अभी पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूंगा। ये मैथमेटिकली प्रूव किया है मैंने, अब आप थ्योरेटिकली देखो। चलिए, ये देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने थ्योरेटिकली ऐड किए हैं। नाउ लिसन, देखो ये आप लोग बस याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जितने भी पॉइंट्स मैं थ्योरेटिकली दे रहा हूं समझो डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे आते हैं। देखो सुनो, पहला पॉइंट है कि लार्ज जनरेटर्स, अब साग्निक समझ लेना, वो बोल रहा है कि लार्ज जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर्ड होंगे सेम लोड को लो पावर फैक्टर पे। तो इसीलिए मैंने कोशिश की थी, दोनों मोटर सेम लिए थे, पावर फैक्टर लो लिया था। तो आप देखोगे उन्हें सप्लाई करने के लिए लार्ज जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर होंगे। आप बोलोगे सर क्यों चाहिए होंगे लार्ज जनरेटर? सुनो, क्योंकि आप सभी जानते हो बेसिकली P इक्वल टू एस कॉस फाइव, ये जानते हो ना भाई, एस कॉस फाइव। तो अगर आप किसी भी जनरेटर की रेटिंग बोलते हो या मोटर की रेटिंग बोलते हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस के। एस को मैं लिखता हूँ V इंटू आई। भाई वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है, चलो आप जनरेशन की बात कर लो, इंडिया में कांस्टेंट है 11 kV पर। लेकिन अगर आपका करंट बढ़ता है तो भैया रेटिंग बढ़ेगी। कैसे याद रखोगे कि क्योंकि जो रेटिंग होती है, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे नोट करके, क्योंकि जो रेटिंग है किसकी सर? जनरेटर की। या लिखो नेक्स्ट पॉइंट, चलिए ठीक है। रेटिंग जो होती है ना जनरेटर और मोटर किसी की भी या आप ट्रांसफॉर्मर की, वो वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। कॉल किए जाते हैं, हाँ कोई बात नहीं। तो अब अगर देखो पावर फैक्टर कम करने का एक डिसएडवांटेज हुआ था, करंट बढ़ी थी। तो बच्चों करंट बढ़ी है ना, तो आपका जो जनरेटर या ट्रांसफॉर्मर है ना, तो वो लार्ज चाहिए होंगे, मतलब बड़े बड़े जनरेटर्स आपको लगाने पड़ेंगे, सिर्फ पावर फैक्टर आपका लो होने से। किसका? कंज्यूमर का लो होने से। दूसरा पॉइंट ये, ठीक है। देखो सेकंड वही सारी की सारी चीजें रिलेटेड यहाँ पे करंट से हैं, करंट से रिलेटेड है।
अब देखो जब करंट बढ़ेगी तो ट्रांसमिशन लाइन को ज्यादा करंट कैरी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। तो इसीलिए जो साइज है ना कंडक्टर का वो बढ़ जाएगा। मतलब कहाँ तो ये कंडक्टर लगा रहा था मैं, लेकिन आपके पावर फैक्टर की हरकत की वजह से मुझे ऐसा कंडक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए साइज बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ा, कॉस्ट भी बढ़ी, सब कुछ बढ़ेगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ जाएगा भाई आपका। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं मतलब, और लॉसेस भी होंगे, मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा, लॉसेस होंगे क्योंकि सर आई यहाँ पे लिख सकते हो। लॉसेस क्यों होंगे? क्योंकि आई स्क्वायर आर होते हैं भाई लॉसेस। तो अगर आई बढ़ा तो लॉसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। अब फोर्थ पॉइंट आप लोगों को लग रहा होगा पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन जो वोल्टेज है वो पुअर हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, बेसिकली ज़्यादा हो जाएगा। कम तो अच्छा होता है क्योंकि आइडियली जीरो होता है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों? मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन का डायरेक्टली मतलब है ड्रॉप से। कौन सा ड्रॉप सर? वोल्टेज ड्रॉप से। वोल्टेज ड्रॉप लिखिए, पता लगा इसको आई ड्रॉप समझ लो। सर ने बताया तो था कुछ आई ड्रॉप से लेना देना है, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। अब आप सोचोगे सर वोल्टेज ड्रॉप क्यों बढ़ेगा? देखो मान के चल रहा हूं मैं अभी के लिए ये इंडक्टिव लोड है, ठीक है, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है आई, और ये इसका वैल्यू है एक्सएल। तो जो वोल्टेज ड्रॉप है ना वो आई इंटू एक्सएल है, ध्यान से समझ लेना। जबकि हम ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि करंट बढ़ रहा है लो पावर फैक्टर की वजह से, तो करंट बढ़ रहा है तो ड्रॉप तो वैसे ही बढ़ रहा है। क्या सर एक्सेल के बारे में भी कुछ बता दोगे थोड़ा सा? बिल्कुल बता देंगे देखो। क्योंकि अगर इसमें आर भी आप लोग मान लो, कुछ देर के लिए आर भी आप मान लो, तो फाई इक्वल टू क्या लिखते हो? टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर ना। तो भाई आप लोग अभी के लिए क्या बोल रहा हूं मैं कि पावर फैक्टर कॉस फाई लो हो गया है। एक चीज का ध्यान रखना, कॉस में मैथमेटिकली रिलेशन उल्टा चलता है। मतलब अगर कॉस का वैल्यू कम होगा तो फाई का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि सर फाई का वैल्यू ज्यादा होगा क्या? तो अगर फाई का वैल्यू ज्यादा होगा तो टेन में रिलेशनशिप डायरेक्ट चलता है। इसीलिए बोलता हूँ मैथमेटिक्स भी कई बार थोड़ा जरूरी है। तो एक्सेल का वैल्यू भी ज्यादा होगा, तो भाई एक्सेल का वैल्यू भी ज्यादा, आई का वैल्यू भी ज्यादा, तो वोल्टेज ड्रॉप तो हुआ बहुत ही ज्यादा। अगर इतना ड्रॉप करा लोगे तो भैया बाद के लिए बचाओगे क्या? कंज्यूमर को देने के लिए बचाओगे क्या? यहाँ से भेज रहे थे 230 400 वोल्ट, उधर कंज्यूमर को मिल रहा है 100 वोल्ट। तो कंज्यूमर बोलेगा काहे का बिल, आप जाओगे बिल कलेक्ट करने, बोलेगा काहे का बिल, नहीं दे रहा। कि अगर कोई दूसरा कंज्यूमर लो पावर फैक्टर पे चला रहा है तो समझो नुकसान आपको और हमें भी होगा। तो अगर किसी के घर में लो पावर फैक्टर लोड मिल जाए ना, तो उसका तुरंत कंप्लेन मार देना है, उसका तुरंत कंप्लेन कर देना, क्योंकि उसका लॉस कहीं ना कहीं आपको भी होगा। तो ये बताओ समझ में आई कि नहीं डिसएडवांटेज? यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी कुछ देर बाद समझ आऊंगा, ठीक है। बिल्कुल जरूरी है कंप्लेन, फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके देखो सागनी, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वोल्टेज अक्सर कांस्टेंट है। तो करंट बढ़ रही है ऐसे क्यों? क्योंकि देखो P इक्वल टू वी आई कॉस फाई है ना, I इक्वल टू पी अपॉन वी कॉस फाई। तो बस इतना ध्यान रखो, लो होने की वजह से करंट बढ़ रहा है। बहुत सारे लोड ऐसे होते हैं उस पर लिखा रहता है, ठीक है। वैसे देखो, हाँ कैसे, बिल्कुल उस पर ना लिखा रहता है लो पावर फैक्टर पर। कई बार कोई कोई लोकल कंपनीज होती हैं, बिल्कुल देखो आप पावर फैक्टर मीटर तो यूज नहीं कर सकते हो, बहुत महंगा आता है। और जो सब स्टेशन में तो यूज करते हैं, वो आपको पता है जो सब स्टेशन होते हैं अपने, वो लो पावर फैक्टर मीटर यूज करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, पावर फैक्टर मीटर। अब सुनो मेरी बात, ये बताओ सागनिक अभी तो क्लियर है ना? पॉइंट फर्स्ट, नाउ नाउ सुनो ध्यान से। देखो एक छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप लोगों को एक दो क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। चलिए, यस, ये बताओ भाई मुझे, चलिए वैसे जनरली आपको पता होगा कि जो इंडस्ट्रियल लोड होते हैं सारे के सारे, मोस्टली 99%, उसका पावर फैक्टर कैसा होता है? चलिए, यस वेरी गुड, परफेक्ट आंसर इज ए। ध्यान रखिएगा इसको, जो सारे के सारे इंडस्ट्रियल जो लोड होते हैं वो
लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट करते हैं, ये आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। बट हाउ, मतलब समझा नहीं हो प्रियंका, इसी को पूछ रहे हो बट हाउ। देखो सुनो, जो लोड होते हैं ना वो जनरली आर एल इस टाइप के लोड मिलेंगे, आर और एल, ये इंडक्टिव लोड नहीं, ये तो प्रैक्टिकली होते ही हैं, ठीक है, यानी रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। कैपेसिटिव लोड होने का कोई मतलब नहीं है, कैपेसिटिव लोड होने का कोई, बिल्कुल रेजिस्टिव और इंडक्टिव मिक्सचर है, लेकिन लेकिन अगर आप बात करोगे मोर इंडक्टिव, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताओ कि डिसएडवांटेज लो पावर फैक्टर का क्या होगा, इनमें से क्या होना चाहिए लो पावर फैक्टर का डिसएडवांटेज। चलिए भाई देखो, लो पावर फैक्टर होने की वजह से आप लोगों ने देखा था केवी रेटिंग किलोवोल्ट पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा था, वो तो सेम थी, लोअर करंट रेटिंग नहीं, लेकिन लार्ज केवी रेटिंग ठीक है, क्योंकि एस इक्वल टू वी आई होता है ना भाई, तो करंट बढ़ गया था जिसकी वजह से एस भी बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर। नाउ लिसन, देखो भाई ये हुई अपन लोगों की अभी तक बात कि लो पावर फैक्टर के क्या क्या डिसएडवांटेज हमको झेलने पड़ सकते हैं। चलिए, पावर फैक्टर कुछ ऐसा ही काम है ना आज का, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ अगर ज्यादा लो करोगे तो फिर वो आपको हर तरीके से प्रॉब्लम देने वाला है, ठीक है। नाउ लिसन, देखो अब है कॉजेज, यानी ये जो लो पावर फैक्टर है इनका कारण क्या क्या है, क्या क्या मेन कारण है इनके, ठीक है, लीडिंग या लैगिंग या जो भी कुछ है, क्या मेन कारण है जिनकी वजह से लो पावर फैक्टर हो सकता है, ठीक है। सारे लोड ऐसे नहीं होते जिनकी वजह से होगा, जैसे आपका घर का हीटिंग एलिमेंट है, या आप लोग अगर आप बात करो जो इनकैंडेसेंट लैंप है पुराने वाले आते थे, वो सब बड़े अच्छे हैं, वो यूनिटी पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन अब जो लोड आते हैं वो कुछ ऐसे हैं। नंबर वन पॉइंट है कि सारे के सारे मोटर्स, सारे के सारे मतलब इंडक्शन मोटर्स मेनली एसी मोटर्स में आते हैं, सारे के सारे मोटर्स लैगिंग या लो पावर फैक्टर पर ऑपरेट करते हैं। लो को चाहो आप लोग लैगिंग भी कर सकते हो, लैगिंग भी ध्यान रखना, लैगिंग पर ऑपरेट करते हैं। सिर्फ एक मोटर को छोड़ करके ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ये लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है ऑल मोटर्स एक्सेप्ट वन मोटर, सारे के सारे किस पे काम करते हैं सर, लैगिंग पावर। तो भाई जब सारे के सारे लैगिंग पर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर तो लो होगा ना, बिल्कुल होगा। दूसरा पॉइंट अगर आप देखते हो तो देखो ये कुछ बेसिकली आप हीटिंग में पढ़ोगे, आर्क लैंप हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप हुआ, या इंडस्ट्रियल फर्नेसेस हुई, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो मेटल्स को, फेरस नॉन फेरस मेटल्स, इनको क्या करती हैं, मेल्ट करती हैं, फिर इनको मेल्ट करके इनकी एनीलिंग करती हैं और फिर इनसे अलग अलग टाइप के अलॉय बनाते हैं। तो कैसे भाई बेसिकली आप काम कर रहे हो, फर्नेसेस के थ्रू कर रहे हो। तो ये जो फर्नेसेस हैं ये तो और भी ज़्यादा लो ऑपरेट पर मोटर पावर फैक्टर पर ऑपरेट करती है। मोटर का तो फिर भी ठीक है, मोटर का पावर फैक्टर आप मान सकते हो 0.75 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन आप भैया इनका देखोगे ना, इनका तो बहुत ज़्यादा लो होगा, 0.3, 4, 0.5, 0.7, मैक्सिमम 0.7। तो जब इंडस्ट्रीज में इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं और लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रही है, तो कहाँ से पावर फैक्टर हाई हो जाए। लैगिंग का मतलब यही हुआ कि एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर लेती है मोटर, तभी तो पावर फैक्टर लो है। अगर रिएक्टिव पावर नहीं लेती मोटर तो फिर तो यूनिटी हो जाता। रिएक्टिव पावर कोई भी चीज चाहे आप थोड़ा सा भी ले रहे हो तो आपका पावर फैक्टर यूनिटी से नीचे आ जाएगा। ज्यादा एक्टिव हो गया, cos फाई इक्वल टू पावर फैक्टर होता है ना, पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, बताया कि नहीं इसको। अब देखो आप रिएक्टिव पावर बढ़ाओ तो पावर फैक्टर कम हो जाएगा, ठीक है, रिएक्टिव पावर बढ़ाओगे तो पावर फैक्टर कम हो जाएगा, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अब ये मत कहने लगना कि एक्टिव पावर बढ़ाओगे, क्योंकि एक्टिव पे दोनों तरफ इफेक्ट पड़ रहा है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो एक्टिव उतना इफेक्टिव नहीं है, रिएक्टिव ज़्यादा, ठीक है। चलिए, और देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हर एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस अराउंड 30% है, आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं। चलिए सुनो, अब देखो आपको एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे और लिख लो, आप लोग इसको लिखा रहने दो, बिल्कुल पावर सिस्टम की अधूरी कहानी। सुनो एक नोट आप लोग और लिख लो, जैसे मैंने ये लिखा है ना सारे के सारे मोटर्स लो पावर फैक्टर पर काम करते हैं, तो एक पॉइंट ऐड कर लो क्योंकि अक्सर पूछा जाता है उसके ऊपर, फॉर इंडक्शन मोटर्स, क्योंकि मशीन कितने लोगों ने पढ़ा है भाई,
फॉर इंडक्शन मोटर। तो ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को पता है इंडक्शन मोटर के बारे में। फॉर इंडक्शन मोटर के बारे में नोट करके लिखिएगा कि पावर फैक्टर ऑफ दीज इंडक्शन मोटर, पावर फैक्टर ऑफ IM मतलब इंडक्शन मोटर पढ़ा है, चलिए, फॉल्स विद डिक्रीज इन लोड, यानी अगर आप उस पर लोड घटा दोगे ना तो पावर फैक्टर उसका घटने लगता है। तो आप बोलोगे सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो इंडक्शन मोटर है उनको फुल लोड पे चलाएं? हाँ, फुल लोड पे चलाते हो तो बहुत अच्छा ऑपरेट करते हैं वो, ठीक है। अगर आप लोड घटा दोगे तो सुनो, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ये इंडक्शन मोटर है, इस पर 3 चीज़ें लिख लो, क्योंकि यहाँ से आपको दिखाऊंगा SSC जेई में और बाकी अदर्स जेई में कैसे क्वेश्चन आए। तो 2-3 लोड ले रहा हूँ मैं, सपोज करो फुल लोड पर चल रही है मोटर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया सिर्फ 75% रह गया फुल लोड का। अब की बार सपोज करिए 50% रह गया फुल लोड का। तो पावर फैक्टर का एक आइडिया आप लोगों को अगर दूं तो देखो, इसको नोट कर लेना इंपोर्टेंट मार्क करके। 0.85 पे चलता है वो, अगर वो फुल लोड पर चल रही है मोटर तो 0.85 पे चले। चीज़ें ऐसी हैं जो मशीन से मतलब नहीं रखती, जैसे कि पावर फैक्टर, है ना, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें लेकिन आपको जेई में पूछता है, अभी दिखाऊंगा कैसे पूछता है। तो अगर आपने लोड किया कम, यानी 75% अगर रख दिया, तो 75% करने से जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो घट करके आ जाता है 0.8। अगर आपने और 50% कर दिया तो आपका 0.7 आ जाएगा। तो आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि सर एक रिलेशनशिप बता दो, कोई फॉर्मूला बता दो, नहीं, इन तीनों चीजों को आप याद रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करके। क्यों सर याद क्यों रखें? क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताओ इनमें से 4 लोड लिख देगा, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा पावर फैक्टर कम किसका है, ठीक है, 4 अलग अलग लोड लिखेगा, कोई बात नहीं, एक लिखेगा उसमें से इंडक्शन मोटर वर्किंग एट 50% ऑफ द लोड। तो आप बोलोगे यार इंडक्शन मोटर का क्या, ठीक ही होता है, 0.85 के आसपास होता है, नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 100% चांस है क्वेश्चन यहीं से फ्रेम करेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड नोट्स हैं, इनको फॉलो करिएगा जरूर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुक वगैरह की ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। अच्छा पढ़ाया था, हाँ ठीक है, देखो ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए तो इम्पोर्टेंट है। अब सुनो दूसरी चीज़, ये तो आप बोलोगे सर आपने इंडक्शन मोटर का बता दिया, बाकी का क्या? बाकी के लिए आपको एक टेबल दे रहा हूँ, ये वाली टेबल आपके लिए बिल्कुल एक वो बोल सकते हो, बचपन में होती थी ना 555 वाली मुगली भुट्टी, उसकी तरह साबित होगी ये, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इससे कवर हो जाएंगे। पावर फैक्टर से रिलेटेड 90% क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूँ सिर्फ इसी से कवर होंगे। आप बोलोगे सर 10% कहाँ से होंगे? 10% इंप्रूवमेंट से कवर होंगे, ठीक है। अच्छा, cos फाई की डेफिनेशन होती है P/S। आप बोलोगे सर सारी चीजें आप डेफिनेशन से ही बता देते हो। P का वैल्यू होता है यूजफुल पावर, क्योंकि इंडक्शन मोटर में यूजफुल पावर है जो शाफ्ट पर दी गई है, और ये अपरेंट पावर है, क्योंकि मोटर क्या करता है, ये मोटर है तो ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट घूम रही है, ये वाली पावर है। अगर आप लोड कम कर रहे हो ना, लोड कम कर रहे हो, तो बेसिकली शाफ्ट का जो पावर है उसको रिड्यूस कर रहे हो, तो पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना। जैसे कि अगर बात करो, देखो मैंने क्या करा है, जो सबसे हाई पावर फैक्टर पर काम करता है ना, सबसे हाई पर, उसको ग्रीन कर दिया, और जो सबसे लो पर काम करता है उसको कर दिया मैंने रेड, जिससे कि आपको एकदम से चमक जाए। तो सबसे अच्छा जो पावर फैक्टर होता है ना, वो आपको मिलेगा इनकैंडेसेंट लैंप का। इनकैंडेसेंट लैंप कौन से होते हैं जिसको नहीं पता, जो फिलामेंट वाले होते थे, जो पहले अपन लोग यूज करते थे, वो फिलामेंट वाले इनकैंडेसेंट होते हैं, तो उनका पावर फैक्टर सबसे अच्छा होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 100 वोट वाले जो आते थे। उसके बाद अगर आप बात करो फ्लोरोसेंट की, तो ये कौन से होते हैं, जो CFL वगैरह होती है, CFL वगैरह होती है, उनका 0.6 से 0.8 चलता है। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, जो CFL कई बार टूट जाती है तो अंदर एक कैपेसिटर सा लगा रहता है छोटा सा, है ना, कैपेसिटर वगैरह भी देखा होगा। तो वो बेसिकली तब करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं, अदरवाइज और भी लो, तो इसलिए मैंने रेंज लिखा। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे नोट करके अपने अपने तरीके से नोट कर लो कि अगर एक वर्ड है आर्क, ये वर्ड अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो आप इसकी हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हो। ये वर्ड अगर आपको कहीं मिल गया ना, तो मतलब ये समझ लेना, अगर आपसे पूछ रहा है ना सबसे लो किसका है और आर्क वर्ड मिल गया तो एकदम टिक कर देना, ठीक है।
क्योंकि आर्क लैंप जो होते हैं, अच्छा आर्क लैंप के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ। जो सिनेमा में जो प्रोजेक्टर्स होते हैं ना, जो प्रोजेक्टर्स जो पीछे वाली सीट पे आप लोग कॉर्नर में बैठते होगे तो आपको दिखता होगा पीछे से वो, है ना, वो जो प्रोजेक्टर रहता है आगे, तो वो आर्क लैंप होते हैं बेसिकली। बहुत बेकार पावर फैक्टर उनका होता है ना। हाँ, नहीं, जो लोग पीछे नहीं बैठे उनको आइडिया नहीं है। कुछ लोग, हाँ बिल्कुल, कार्बन आर्क लैंप, कुछ लोग सस्ते टिकट टिकट के चक्कर में आगे बैठ जाते हैं तो उनको बेचारों को समझ में नहीं आता पीछे क्या लगा हुआ। चलिए, तो आर्क लैंप का ध्यान रखिएगा भाई। और उसके बाद सबसे ज्यादा लो कार्बन रोड यूज होता है। बिल्कुल गोविंद, कार्बन के जो लैंप होते हैं, कार्बन के जो इलेक्ट्रोड होते हैं। अच्छा, कभी गए नहीं हॉल में? क्या बात करें, मूवी नहीं देखी आज तक? बड़ा कमाल हो गया भाई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बोल सकते हो गर्लफ्रेंड वाले पीछे बैठते हैं। अब वो तो हमें भी नहीं पता, वो तो हमें भी नहीं पता ना, वो तो सब आप ही लोगों की जो जनरेशन है वो जानते हैं, तो बस एक एग्जाम्पल दिया। चलो, तो चलिए खैर। तो आर्क लैंप की अगर हम लोग बात करें, आर्क लैंप की अगर हम लोग बात करें तो 0.3 से 0.7, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जैसे इमर्जन हीटर है 0.85 होगा, और जो फैंस हैं उनका 0.5 से 0.8 होगा। हाँ बिल्कुल, आगे और पीछे की सीट का अलग अलग होता है एकदम, पूरा का पूरा। वहां से अच्छी फील आती है ना, आगे से देखोगे ऐसे करके देखना पड़ता है, पीछे से देखोगे तो ऐसे राजाओं की तरह बैठोगे, तो इसलिए अच्छा दिखता है, व्यू अच्छा आ जाता है, पूरा एंगल कवर होता है ना ऐसे। अगर आप सिनेमा में देखोगे ना, जो मूवी मॉल्स में ऐसे एंगुलर की फॉर्म में हल्का सा कर्व टाइप की शेप होती है उसकी। चलिए, नहीं देखा ना टेबल, कोई बात नहीं, तो इस टेबल को इंपोर्टेंट मार्क करो। चलिए क्या, अब देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं। सिंपल टाइप के क्वेश्चन आए। ये बताइए कि ये आया हुआ था एसएससी जेई में, विच ऑफ द फॉलोइंग एज द लोवेस्ट पावर फैक्टर। ठीक है ना, ये बता दोगे आप ना। चलिए, वेरी गुड। आर्क मैंने बताया आपको, आर्क वर्ड को पकड़ लो, वेरी गुड, आर्क लैम्प। क्योंकि फुल्ली लोडेड इंडक्शन मोटर का होता है 0.85, ठीक है। इमर्जन हीटर का भी आई थिंक आपको मैंने बताया था 0.85 ही। इनकेंडेसेंट का 0.98 या 1 लिख देना। आर्क लैंप का अगर आप बात करो तो अराउंड 0.3 से 0.7, 0.4 से 0.7 या जो भी है, तो सबसे कम है इसका, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना इस चीज को कि अगर यहाँ पर ये भी लिखता ना कि आपका जो मोटर है, जो इंडक्शन मोटर है, वो आपका 75% लोडेड है, तो भी आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो भी आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आप ध्यान रखिए। तो बट हाँ, और सुनो एक चीज, एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि पावर फैक्टर ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप, इन ये अभी एक एग्जाम में देखा मैंने। पावर फैक्टर ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप इज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 यूनिटी, स्लाइटली लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, और या फिर नन। चलिए बताइए भाई क्या आंसर होगा। वेरी गुड, तो कभी भी यूनिटी मत करना, नहीं मनोज, नहीं। करेक्ट आंसर होगा स्लाइटली लेस देन यूनिटी। कभी भी करना मत उसको यूनिटी, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट बिल्कुल स्लाइटली लेस देन यूनिटी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो अब अपने मिशन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और होगा शायद। चलिए, डोमेस्टिक लोड दैट हैज यूनिटी पावर फैक्टर, कौन सा ऐसा लोड है जो घरेलू लोड है, बेसिकली घरों में अपन लोग यूज करते हैं, जिसका पावर फैक्टर यूनिटी। करेक्ट आंसर होगा डी, फिलामेंट लैंप। क्योंकि फैन, मिक्सर और आप लोग ट्यूब, ट्यूब मतलब सीएफएल की बात हो रही है, बिल्कुल, वेरी। चलिए, इन पर बाद में आएंगे थोड़ा, अब वापस चलते हैं। अब अपने मिशन पर चलते हैं। सर मिशन क्या था? मिशन था कि ये जो पावर फैक्टर, ये सारी चीजें हैं ना, इतनी सारी चीजें जिनका लो है, ये हुआ आपका, ये हुआ, इनको बढ़ाना कैसे है सर, या फिर अभी इंडस्ट्रियल लोड की बात करें तो पावर फैक्टर को बढ़ाना कैसे, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। तो भाई पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के, हाँ बिल्कुल, बल्ब का पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का तो बेसिकली ऐसा है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ मेथड्स हैं इसके। नंबर 1 अगर आप बात करो तो स्टैटिक कैपेसिटर, या इसको बोलते हैं हम लोग शंट कंपनसेशन भी।
शंट कंपनसेशन, बिल्कुल ठीक है। सेकंड मेथड होता है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। सिंक्रोनस, और ये सारे के सारे आप लोग मान के चलोगे इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं, ठीक है। हम लोग अपन अपन घरेलू लोग में पावर फैक्टर नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, इंडक्टिव लोड के पैरेलल में कैपेसिटर लगा के, बिल्कुल सोनू वही तो बोल रहा हूँ। सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। और थर्ड अगर आप लोग बात करो तो फेज एडवांसर। फेस एडवांसर भी एक चीज होती है जो स्पेसिफिकली यूज करते हैं हम लोग इंडक्शन मोटर्स के लिए, और वो भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स के लिए, स्क्वायरल केज के लिए नहीं। तो इन पर पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे। नाउ तो स्टार्ट करते हैं भाई स्टैटिक कैपेसिटर या शंट कंपनसेशन से। हाँ बिल्कुल वही, ये एसी एक्साइटर ही है। फेस एडवांसर इज ए काइंड ऑफ एसी एक्साइटर, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो भाई फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जो स्टैटिक कैपेसिटर है, जो स्टैटिक कैपेसिटर है, या आप लोग अगर बोलते हो, या आप लोग अगर बोलते हो जो शंट कंपनसेशन बोल लो या फिक्स कैपेसिटर बोल लो, तो हम लोग करते क्या है, देखो हम लोग करते क्या है, सपोज करिए आपका कोई भी टाइप का लोड है, आपका कोई भी, ये सिंपल मैं यहाँ से मान के चल रहा हूँ, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है जो खुद में इंडक्टिव है, खुद में इंडक्टिव है, और यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है, यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है, और जो मान लीजिए सपोज करो, इसको मैं लाइन को भी ऐसे ही रहने देता हूँ शो, अदरवाइज पता लगा कुछ लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे इसको लेकर के। देखो वैसे तो यहाँ पे वोल्टेज प्रोफाइल में एक डेरिवेशन वगैरह भी होता है, बट वही डेरिवेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। तो सपोज करो ये जो लोड आपको, आप लोगों को दिख रहा है, ये लोड बेसिकली कैसा है सर, इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव मतलब इसका जो पावर फैक्टर होगा, इसका जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग होगा, इसका जो पावर फैक्टर होगा लैगिंग होगा। और आप यहाँ से, यहाँ एक आपका जनरेटर है जो इसको सप्लाई कर रहा था, नॉर्मली एक्टिव रिएक्टिव पावर दोनों, एक्टिव रिएक्टिव पावर दोनों सप्लाई कर रहा था। बट हो क्या रहा है, मान लीजिए यहाँ से ये वाला जो कोई मोटर है या जो भी लोड है, ये मान लीजिए Q1 रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा था, और इसको यहाँ से हम लोग सप्लाई कर रहे थे Q2, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो Q2 है, जो रिएक्टिव पावर Q2 है, वो जरा कम रह गई Q1 से। तो बेसिकली Q1 क्या है सर, लोड की डिमांड है। Q2 क्या हुआ सर, अपन जो सप्लाई कर रहे हैं वो। तो अगर हमारी जो सप्लाई है वो कम रह गई, तो डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो इस कारण से होता क्या है, मान लीजिए मैं आप लोगों को अगर बात करूं वोल्टेज की, यहाँ मान लीजिए वोल्टेज V1 है, और यहाँ मान लीजिए वोल्टेज Vs मान लो, Vs मतलब सेंडिंग एंड, Vr मतलब रिसीविंग एंड। तो इस कारण से पता है क्या होता है, जो रिसीविंग एंड पर जो वोल्टेज है जो अपन को, हम लोगों को मिल रहा है, वो कम हो जाता है, रिसीविंग एंड पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और बेसिकली पावर फैक्टर तो लो है ही। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए एक तरीका अपनाते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर इसके पैरेलल में एक फिक्स कैपेसिटर लगा, एक फिक्स कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। कैपेसिटर मान लीजिए इसकी वैल्यू C है। अब ये जो कैपेसिटर है ये क्या कर रहा होगा सर, ये रिएक्टिव पावर देना स्टार्ट, क्योंकि मैंने बताया था इंडक्टर लेगा पावर और कैपेसिटर देगा। कैपेसिटर सपोज करिए QC, कैपेसिटर ने देना स्टार्ट किया पावर। तो अगर आप देखो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे इंडक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करने वाली एक ही चीज है, क्या सर, वो ये वाला लोड। तो भाई इधर से Q2 मिल रहा है और इधर से QC मिल रहा है, यानी अगर अब आप देखोगे तो Q1 को, जो Q1 है बेसिकली, वो Q2 प्लस QC के इक्वल है, ठीक है। Q2 और QC मिलकर के Q1 को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब होगा ये, इसका जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। कैसे होगा, मैथमेटिकली भी देखेंगे। पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। क्या बोल रहे हो सर, कैपेसिटर को बिफोर लोड लगा सकते हैं। देखो बी शंट में लगाना है, बिल्कुल बिफोर लोड भी आप लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत उससे है नहीं। लेकिन लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करते नहीं है, कारण सुनो क्यों। देखो अब ये ट्रांसमिशन लाइन, इसीलिए मैंने आप कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करो इसलिए शॉर्ट दिखाया। सपोज करो यहाँ मैंने लगा दिया, आपकी समस्या को समझ लिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया।
अब सोचो जो ये रिएक्टिव पावर दे रहा होगा अवधेश, वो बीच में कोई और भी एब्जॉर्व कर लेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन आप लोग जानते हो, ट्रांसमिशन लाइन का भी कुछ ऐसा है, होती तो वो भी रिएक्टिव ही है ना, तो वो भी एब्जॉर्व कर लेंगे। तो बिल्कुल पैरेलल में लगाते हैं और शंट में B4 लोड लगाते हैं, लगाने को लगा सकते हो, कोई मनाही नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन हाँ बिल्कुल अगर हम लोग बात करें तो उसके B4 लगाएंगे, ठीक है, अदरवाइज दोनों चीजें पैरेलल हैं। तो वोल्टेज की अगर आप लोग बात करोगे तो वोल्टेज भी क्योंकि पैरेलल में सेम होगा, तो रिएक्टिव पावर V स्क्वायर अपॉन XC होती है ना, V स्क्वायर अपॉन XC, तो पावर भी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। चलिए सुनो, चलिए तो आई थिंक ये समझ में आया ना, ये समझ में आया आप लोगों को, पहले कुछ पॉइंट नोट कर लो यहाँ पे। ये आपका स्टैटिक कैपेसिटर है और हम लोग इसको लगा सकते हैं, लेकिन अब देखो ये जो कैपेसिटर आप लोगों ने हमने लगाया है मिलकर के, इसका अगर इम्पीडेंस की बात करूं नाउ, तो ये जो देखो, अब आप लोग देखोगे ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप लोग अगर देखोगे इसकी रिएक्टिव पावर की भी बात करो, तो रिएक्टिव पावर होगा इसका V स्क्वायर अपॉन XC, मतलब 2 पाई FC। और आप लोग जानते हो अगर कैपेसिटर आप मार्केट से एक बार ले आए और उसका फिक्स वैल्यू आपने कर दिया, ठीक है, उसका फिक्स वैल्यू आपने कर दिया, फिक्स वैल्यू लेकर के आए 10 माइक्रोफेरेड, 10 फेरेड और कुछ भी, तो अगर आप C को फिक्स कर दोगे तो QC भी आपका फिक्स हो जाएगा। अब होता क्या है प्रैक्टिकली, लोड बदलता रहता है, अब लोड बदलता रहता है तो उसकी रिएक्टिव पावर डिमांड भी बदलती रहती है, ठीक है, बिल्कुल सर बदलती तो रहेगी वो भी। तो भैया जब लोड बदलेगा और उसकी रिएक्टिव पावर डिमांड भी बदलेगी, तो फिर इस फिक्स वाले से फिक्स शंट कंपनसेशन से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो इसकी यही कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज में लिख रहा हूँ। अगर आप लोग बात करो, वैसे बाद में कंपैरिजन भी करूंगा, एक तो इसकी लेस कॉस्ट है, कॉस्ट की बात करो कम है, वेट भी इसका लाइट है कंपेयर टू अदर मेथड्स, क्यों है अभी तो आप बाकी वालों को जानते नहीं हो, तो लाइट वेट है और इजीली आप लोग ला करके इंस्टॉल कर सकते हो, इजी इंस्टॉलेशन, ठीक है, यस सर। उसके बाद अगर कुछ पॉइंट की बात करो तो देखो ये इसका एक डिसएडवांटेज होगा कि ये प्रोवाइड करता है फिक्स डिग्री ऑफ कंपनसेशन। अब आप बोलोगे सर फिक्स डिग्री ऑफ कंपनसेशन का क्या मतलब, कंपनसेशन जो अभी समझाया वही मतलब है फिक्स डिग्री ऑफ, क्योंकि ये जो रिएक्टिव पावर है ना ये फिक्स है। अब आपके लोड को ज्यादा जरूरत है, ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, ये बोल देगा भैया हमसे ना हो पाएगा, अब हमसे नहीं हो सकता, अब लोड का आप देख लो, हमें हटा दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी कैपेसिटी मैक्सिमम है इतना। तो ये जो फिक्स वाला डिग्री कंपनसेशन है, तो इसीलिए इसको थोड़ा लिमिटेड ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि लोड अक्सर बदलता रहा करता है। तो बेसिकली हम फिर नेक्स्ट मेथड पर भी जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट मेथड पर भी मैं जाने वाला हूँ, और उसके बाद कंपैरिजन देकर के ये जो पावर फैक्टर बढ़ा है और कैसे बढ़ा है, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए नाउ लिसन, जो सेकंड मेथड है, जो सेकंड मेथड है वो है आपका सिंक्रोनस, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। फिक्स डिग्री ऑफ कंपनसेशन का मतलब ये हुआ कि बेसिकली कंपनसेट कर रहा है, किसको कर रहा है सर, पावर फैक्टर को कंपनसेट कर रहा है, कम कर रहा है, बट इसका ये QC फिक्स है, क्योंकि QC डिपेंड कर रहा है C पर, कैपेसिटेंस पर, और कैपेसिटेंस भी फिक्स है। फिक्स के बाद फिक्स डिग्री ऑफ कंपनसेशन है, फिक्स के बाद डिग्री, डिग्री, ये डिग्री है, डी कैपिटल बना लिया करो इसलिए, फिक्स डिग्री ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो मेथड है, इट इज ऑलवेज यूज्ड, ये कुछ पॉइंट है, इट इज ऑलवेज यूज्ड एट लोड साइड, ठीक है, कोई भी कंपनसेशन हो, हम लोग कभी भी जनरेटर के पास नहीं लगाएंगे, हमेशा लोड साइड में लिख सकते हो, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन शंट पैरेलल टू द लोड, ठीक है, शंट में, ठीक है, क्यों करते हैं ये अभी आपको पता चलेगा, सीरीज में करने का थोड़ा प्रॉब्लम है, सीरीज में, हालांकि देखो मैं आपको बाद में ये भी बता दूंगा सीरीज में करते तो क्या होता, ठीक है, बाद में बताऊंगा, बट अभी कुछ चीजें मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको। चलिए देखो अब दूसरा तरीका है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि ये जो फिक्स डिग्री दे रहा है ना, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, लोड घट बढ़ रहा है, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमें चाहिए कुछ ऐसा आइटम जो फिक्स की जगह वेरिएबल डिग्री ऑफ कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते। क्या सर, वेरिएबल डिग्री ऑफ कंपनसेशन,
वेरिएबल डिग्री ऑफ कंपनसेशन। तो हमें मिल गया, हमारे टाइप का, हमारे मतलब की चीज जो थी हमें मिल गई। ठीक है भाई, तो फिक्स डिग्री ऑफ कंपनसेशन की जगह वेरिएबल डिग्री ऑफ कंपनसेशन। क्या करेंगे, सब कुछ सेम रखेंगे भाई, सब कुछ सेम रखेंगे। जनरेटर था आपका, और ये ट्रांसमिशन लाइन थी, और यहाँ पे लगा हुआ ये लोड पहले की तरह। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से मान लीजिए जो रिएक्टिव पावर थी Q2 और ये ले रहा था Q1, सेम चीज है। बस बस कैपेसिटर की जगह उठा करके हमने बोला कि यहाँ एक मोटर लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं। और इस मोटर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे जरूर, अगर आपने मशीन को पढ़ा है। ठीक है, और इस तरीके से दिखाएंगे। और यहाँ पर हम लोग इसका जो फील्ड एक्साइटेशन है वो भी इस तरीके से दिखाया है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोग बोल सकते हो, ये ई यानी एक्साइटेशन आप लोग लिख लो। तो अगर हम लोग एक्साइटेशन को वेरी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, देखो एक्साइटेशन को अगर आप वेरी करते हो, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है सर, ये बेसिकली एक सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, ये एक सिंक्रोनस मोटर है। होता क्या है इसमें, एक्साइटेशन वेरी करते हो। देखो एक्साइटेशन, एक्साइटेशन बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के, आप लोग ऐसा लिख सकते हो फील्ड करंट। अब इसमें मैं ज्यादा तो घुसूंगा नहीं क्योंकि मशीन का पार्ट है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा ध्यान रखो, एक्साइटेशन अगर वेरी करते हो या फील्ड करंट को वेरी करते हो, तो पावर फैक्टर cos फाइव भी वेरी हो जाता है, ये ध्यान रखना। सिंक्रोनस मोटर की एक खास बात है, वी कर्व के थ्रू पता लगता है इसका। किसके थ्रू सर, वी कर्व्स या इन्वर्टेड वी कर्व्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो होता क्या है, पावर एक्साइटेशन बदलने से पावर फैक्टर बदलता है। तो आप बोलोगे सर पावर फैक्टर बदलने से रिएक्टिव पावर भी बदलेगी क्या, भाई क्यों नहीं बदलेगी। Q इक्वल टू वी आई साइन फाइव होता है, यस सर होता तो है। तो क्या रिएक्टिव पावर साइन फाइव के प्रोपोर्शनल है, यस सर है। अगर फाइव बदल रहा है मतलब cos फाइव बदल रहा है, तो फाइव भी बदल रहा है कि नहीं। एक्साइटेशन बदलो, पावर फैक्टर बदलो, और फिर रिएक्टिव पावर भी बदलो। तो सर क्या हम लोग जो चाह रहे थे इसके थ्रू यहाँ पे, कि हमें जो ये रिएक्टिव पावर मिले वो वेरिंग मिल जाए, ऐसे साइन बनाता हूँ मतलब बदलती हुई वेरिंग मिल जाए, क्या हम वो अचीव कर पाए, बिल्कुल कर पाए। तो इसीलिए ये वेरिएबल डिग्री ऑफ कंपनसेशन प्रोवाइड करा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक है, चलिए पॉइंट बाद में लिखूंगा, पहले आपको इन्वर्टेड इसके वी कर्व दिखा देता हूँ। इसके वी कर्व देख लो भाई, कुछ लोग क्या रहते हैं, बड़े कंफ्यूज से रहते हैं। तो इसका वी कर्व मैं आप लोगों को दिखाऊं, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में बनता है वी कर्व। और फिर इन्वर्टेड कर्व की अगर आप बात करोगे तो ये पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में बनता है। ठीक है, अगर आप बात करोगे आई ए वर्सेस आई एफ की, तो यही होता है आपका वी कर्व, और कुछ ऐसा सा दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए आप लोगों का, यहाँ एक्साइटेशन की अपन लोग बात करते हैं भाई, यहाँ नॉर्मल एक्साइटेशन है ई नॉट मान लिया मैंने। अगर आप लोग बात करोगे, पावर फैक्टर की वजह से, तो इन्वर्टेड वी कर्व आएगा, इन्वर्टेड वी कर्व आएगा। तो इन्वर्टेड, सॉरी ये वी कर्व हुआ, इन्वर्टेड कैसा हो जाएगा इसका उल्टा, ऐसा। ये तो भाई आप बोलोगे सर इन्वर्टेड वी कर्व आया, हम कैसे याद रखें। भाई एक बात बताओ, P इक्वल टू वी आई cos फाइव से आई और cos फाइव में उल्टा रिलेशनशिप है कि नहीं है। है तो सर, अभी बताया तो था आपने। तो बस यानी आई ए का कर्व अगर वी है तो पावर फैक्टर का कर्व उल्टा वाला वी है, ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे, यहाँ दो चीज होती है, इसकी बड़ी खास बात होती है सिंक्रोनस मोटर की। अगर आप लोग इस पे बात करते हो, यहाँ ई की वैल्यू लेस देन ई नोट है, तो यहाँ लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है, और यहाँ पर ये लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। मतलब बीच में नॉर्मल एक्साइटेशन है, अगर आप इसको ओवर एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आओगे तो ये लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा। अंडर एक्साइटेड स्टेट में चले जाओगे तो ये लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा। उसी का फायदा हम उठा लिए। हमें चाहिए फिलहाल लीडिंग पावर फैक्टर, क्यों सर, क्योंकि लीडिंग पावर ही तो चाहिए भाई इसको। ये क्या कर रहा है, लीडिंग पावर, लैगिंग पावर फैक्टर ये अब्सॉर्ब करेगा, तो इसको लीडिंग पे प्रोवाइड करना चाहिए। तो मतलब आप यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग नोट्स लिखोगे। सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर है क्या, सिंक्रोनस जो फेस मॉडिफायर है, synchronous phase modifier is a synchronous motor, is a synchronous motor, is a over excited कर लो, is a over excited,
ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर अंडर नो लोड। बिल्कुल, अंडर नो लोड जरूर लिखोगे। अंडर नो लोड, ध्यान से सुनना, अभी मैं कुछ पॉइंट ऐड करूंगा। अंडर नो लोड क्यों सर? क्योंकि भैया हमें सिर्फ रिएक्टिव पावर से लेना देना है। ओवर एक्साइटेड है, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। हमने नो लोड क्यों लिखा? क्योंकि भाई किसी मोटर पे लोड का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे? भाई अपना ये जो ऊपर वाला फैन है, सीलिंग फैन, इस पे लोड का मतलब क्या है? अगर मान लो मैं इस पे से सीलिंग, ये जो आपकी जो वेन्स है इसको हटा दूं, ये जो मोटर पे लोड का मतलब क्या है? बिल्कुल मैकेनिकल एनर्जी, यानी ये जो शाफ्ट है, सुनो, ये मोटर है, ये मोटर है, समझो। हाँ बिल्कुल भाई, मोटर मैकेनिकल होता है। उससे मान के चलो आपने कोई घुमा रहे हो आप किसी चीज को, लेकिन आप उसको बाहर वाली पावर को हटा दो। कैसे कर सकते हैं सर? वो ये जो शाफ्ट निकली हुई रहती है ना मोटर से, जैसे आपके ऊपर वाले फैन से एक शाफ्ट निकली हुई है, नीचे से यहाँ पे जो आपकी कनेक्ट है, जो आप जो रोटेट करते हैं ब्लेड्स है, घूम रहे हैं ना, आप इन ब्लेड्स को हटा दो, तो एक्टिव पावर कितनी हो जाएगी आपके ऊपर वाले फैन की? ऊपर वाले फैन की एक्टिव पावर कितनी हो जाएगी फिर? आप ब्लेड्स को हटा दो, घूमेगा तो तब भी वो कितनी हो जाएगी एक्टिव पावर? जीरो। वो सिर्फ रिएक्टिव ले रहा होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। तो इसीलिए बोलते हैं अंडर नो लोड और विदाउट शाफ्ट एक्सटेंशन, विदाउट शाफ्ट विदाउट शाफ्ट एक्सटेंशन, विदाउट शाफ्ट एक्सटेंशन, ये पॉइंट पूछे हुए हैं सारे के सारे एग्जाम में। तो नो लोड पर क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हो एक्टिव पावर जीरो, क्योंकि हमें ना तो इसको एक्टिव पावर फालतू में कंज्यूम कराना है, ना ही सप्लाई करना है कुछ ऐसा। तो हम करते क्या, कैसे पहचानोगे? सपोज आप कल को कहीं चले गए इंडस्ट्री में, तो आपको क्या रहता है इसकी, अब एक बात बताओ भाई, ये खाली में घूम रहा है पंखा, ठीक है, ये वाला मोटर घूम तो रहा है, रोटेशन तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी शाफ्ट को जबरदस्ती बाहर घुमाओगे, वो घूमती रहेगी, तो वो कितनी मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए जो वहां पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग कर देते हैं सिंपल तरीके से, इसकी शाफ्ट को बाहर ही नहीं निकालते, ठीक है ना, क्लियर? तो बेसिकली करते क्या है, ऐसा मोटर आप देख के पहचान सकते हो साइट पर कि कोई भी मोटर अगर उसकी शाफ्ट नहीं निकली हुई है तो समझो वो सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर की तरह यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नाउ अब देखो, जब भी हम इसको लगा रहे हैं तो ये भी ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड एट लोड साइड, ऑलवेज कनेक्टेड इन शंट, शंट ऑल्सो, शंट एट लोड साइड, ठीक है, वहीं पर लोड साइड लगेगा। तो लोड साइड कुछ लोग समझते हैं कि लोड साइड तो सर एक्टिव पावर भी दे रहा होगा, नहीं भाई, इसका एक्टिव पावर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, आई थिंक यस, पावर यानी Q is compensated, Q is compensated varying by varying the excitation, by varying the excitation। और आप लोग अच्छे से जानते हो, जो भी कोई स्टैटिक चीज होती है ना, जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट ही नहीं होता, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, मेंटेनेंस भी ज्यादा। चलिए, हाँ, एक एक पॉइंट और लिख लो, इसमें एक पॉइंट और लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इसको नोट करके लिखना हो। सिंक्रोनस दे, यानी सिंक्रोनस फेस modifier always built in large, built in बेसिकली आप लोग बात करोगे बेसिकली एम्प्लॉयड इन लार्ज यूनिट्स, ऐसे लिखो, बिल्ट इन भी लिख सकते हो, बिल्ट एंड एम्प्लॉय कर दो, एंड एम्प्लॉयड इन लार्ज यूनिट्स। कैसे सर? large units that is for more than 500 kVAR। 500 ये वैल्यू जो लिख रहा हूँ ये इंपोर्टेंट है। kVAR मतलब ये रिएक्टिव पावर है, यानी आपको जब भी 500 kVAR से ज्यादा की जरूरत होगी ना, तो तब इनको यूज करोगे। तो आप समझ सकते हो, यानी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं जब बहुत अच्छे खासे वैल्यू, आप सारे के सारे मेथड में पावर फैक्टर बढ़ रहा है, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, हर जगह बढ़ रहा है, तीनों मेथड में पावर फैक्टर बढ़ रहा है। और देखो, आपको एक कंपैरिजन दिखा देता हूँ, ये देखो, एक कंपैरिजन का टेबल है, इसको नोट कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के कन्वेंशनल, जो आपका एसएससी जेई का मेंस होता है,
कोई सा भी अगर मेंस है तो उसमें ये काम आ जाता है, ठीक है। शंट कंपनसेशन, सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये वन बाय वन पॉइंट करने हैं। जैसे कि नंबर वन अगर मैं बात करूं, स्मूथ वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल है, लेकिन सेकंड में स्मूथ वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे, देखो सुनो। बेसिकली क्योंकि आप लोगों को पता है, सुनो, दोनों ही चीज यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो चाहो तो। दोनों ही चीज मतलब आपका शंट कैपेसिटर भी और सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर भी क्या है, बेसिकली क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं वोल्टेज प्रोफाइल को। कैसे इंप्रूव करते हैं? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया वोल्टेज घट जाता है पावर फैक्टर की वजह से। तो मान के चलो मैं दोनों चीजें यूज कर रहा हूँ, तो ये देखना चाहता हूँ ये वोल्टेज है, और यहाँ पे ये भी देखना चाह रहा हूँ वोल्टेज है, ठीक है। तो सपोज करो ये वाली लाइन मुझे अचीव करनी है, 33 kV है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है। अभी मेरा वोल्टेज कम हो गया है किसी कारणवश, अभी वाला माना कि अभी वोल्टेज कुछ कम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला केस ले रहा हूं मैं शंट कैपेसिटर का, सेकंड वाला केस ले रहा हूं सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर का, ठीक है, सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर का। तो भाई जो देखो यहाँ पे सी शंट में क्या होगा, प्रोफाइल कुछ ऐसी होगी, ऐसी होगी कुछ, पहुंचेगा जरूर वोल्टेज, ठीक है, लेकिन कुछ अजीबो गरीब टाइप के प्रोफाइल, मतलब काफी वेरिएशंस होंगे। लेकिन अब सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर का तो भैया ऐसा है, बिल्कुल सीधा पहुंचेगा, ऐसे पहुंच के यहाँ करीब करीब पहुंच जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो कई बार होती नहीं है, मैं आपको बोल दूं ये वीएस है, तो वीएस के इक्वल तो हम पहुंच पाते ही नहीं है, देखो मैं आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिकली बता दूं। बट हाँ, लेकिन अगर आप बात करते हो वोल्टेज प्रोफाइल की, तो ये काफी काफी स्मूथ जाती है, काफी स्मूथली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, स्मूथ वोल्टेज रेगुलेशन शंट से नहीं मिल पाता, और यहां से आपको मेंस में कंपैरिजन आता है और एमसीक्यू में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। चलिए, कॉस्ट कम है, शंट कैपेसिटर का कॉस्ट कम होगा क्योंकि कोई रोटेटिंग पार्ट ही नहीं है, ठीक है। और बेसिकली ये मैं शुरू में बता चुका हूं, इसका कॉस्ट हाई है। यहाँ पे बीच में एक वो बना लो भाई, है ना, एक बीच में लाइन सा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए काफी सही रहेगा। एक लाइन सा हो जाए तो वो होता है ना, बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल एक बाउंड्री सी हो जाती है। एग्जाम में ऐसे ही करते हैं ना, जब टाइम बच जाता है तो फिर यही सब काम करते हैं, बीच में एक लाइन खींच दी, थोड़ा साइड में भी लाइन खींच दी, तो वो सब टाइम खराब करने के लिए करते रहते हैं बाद में। कुछ स्टूडेंट शुरू में ही कर लेते हैं वैसे। चलिए, तो भाई सेकंड में कॉस्ट कम है, इसमें सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर में कॉस्ट ज्यादा है, बिल्कुल सुंदर। कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं कि शायद इन्हीं से मार्क्स मिलेंगे, बट एग्जामिनर अगर मेरे जैसा हो तो काफी तेज होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो मार्क्स नहीं देता वहां पे। चलिए, उसके बाद देखो इसमें स्टार्टिंग मैकेनिज्म है नहीं, इसमें स्टार्टिंग मैकेनिज्म है, क्यों? क्योंकि इसको सिंक्रोनस स्पीड तक लाना पड़ेगा, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड तक इसको लाना पड़ेगा। पहले इन दोनों को मैं क्लियर करूंगा, क्यों पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे, तब हम नेक्स्ट पर चलेंगे। ये मेंटेनेंस फ्री है, लेकिन यहाँ पर ये इसमें ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए होता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है, इनको अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, जिसको पहले से पढ़ा हुआ हो।